गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति कि यंग लोग जो थे, जो जवान लड़के थे, स्पेशली लड़कियां नहीं लड़के, उनकी क्या स्थिति थी। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जो थी वो एक जुनून की हद तक थी। मतलब बहुत ज़्यादा हिटलर जो था जवानों में इंटरेस्टेड था। क्यों? क्योंकि उसका ये मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ज़रूरी। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण रखना आवश्यक है, ऐसा हिटलर का मानना था। तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। सफाया कैसे किया गया? सिर्फ जो नाज़ी वांछित बच्चे थे उनको रखा गया और जो अवांछित या यहूदी या दूसरी नस्लों के थे उनको अलग किया गया। तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी अलग अलग बैठ सकते थे, उन्हें एक साथ बैठने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों को, जिप्सियों के बच्चों को और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया और 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया यानी मार दिया गया। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया जिसमें उनको एक आक्रामक सिलेबस सिखाया गया कि कैसे लड़ना झगड़ना है। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेलकूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जा रही थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण जो है वो बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फोक में दाखिला करा दिया गया। एक संस्था का नाम था युंग फोक, उसमें 10 साल से कम उम्र के बच्चों को और 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वो यूथ की उपासना यानी यूथ कैसे करना है, आक्रामकता और हिंसा, लड़ाई झगड़ा सीखते थे। लोकतंत्र की निंदा करते थे। लोकतंत्र यानी जो जनता का शासन होता है उसकी निंदा करते थे। यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों और अन्य अवांछितों से घृणा करना उनको सिखाया जाता। तो इस प्रकार यूथ को अपने कंट्रोल में हिटलर और उनकी सारी सेना ने कर लिया था। नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया और 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे दाखिल हो चुके थे। ये था यूथ के साथ। अब है अगला मातृत्व की नाज़ी सोच, यानी जो लड़कियां थीं, जो माएँ थीं, माताएं थीं, उनके बारे में नाज़ी सोच क्या थी। नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, कि अगर हम संघर्ष करते हैं कि भी औरत और मर्द को समान अधिकार मिलने चाहिए तो ये गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। 1933 में हिटलर ने कहा, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक जो है वो माताएं हैं, माँ है। लेकिन नाज़ी जर्मन में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। यहाँ पर भी वांछित और अवांछित महिलाओं का केस था। वांछित महिलाओं को तो अच्छी तरह पूछा जाता था जो जर्मन थी, लेकिन जो यहूदी होती थी या जिप्सी होती थी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। और यहाँ तक था कि जो जर्मन माताएं थीं यानी जो वांछित माताएं थीं, जो नाज़ी थीं, जब वो बच्चों को जन्म देती थी तो उनको मेडल्स भी दिए जाते थे। और हिटलर का ऐसा मानना था जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे उतना अच्छा होगा देश के लिए, ताकि वो बड़े होकर सेना में भर्ती हो सके। और उनको तमगे दिए जाते थे और उनको ज़्यादातर दुकानों में छूट मिलती थी। थिएटर और रेलगाड़ी में जाने के लिए उनको फ्री कई बार पासेस मिलते थे, जो जर्मन माताएं हुआ करती थी। इस प्रकार से उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। और जो जिप्सी या यहूदी माताएं होती थी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। अब है प्रचार की कला। अभी हमने देखा कि यूथ के साथ कैसा रवैया था, फिर हमने देखा माताओं के साथ कैसा रवैया था। अब प्रचार कैसे हुआ हिटलर के साम्राज्य का। नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा भी उठाया। वो
प्रचार के जरिए ही बताते थे, लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि हम मारने ले जा रहे हैं या हम इनका कत्लेआम करने ले जा रहे हैं। वो इनके लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जैसे चयन और संक्रमण मुक्ति शब्दों का प्रयोग, कि हम इनको जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ पर इनको मुक्ति केंद्र है, वहाँ पर इनको मुक्ति मिल जाएगी। इस तरीके से वो इस्तेमाल किया करते थे शब्दों का प्रचार के माध्यम से। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया गया और सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया मीडिया को। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों का, फिल्मों का, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों, इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों को बड़ी गलत छवि में दिखाया जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था और उन्हें अपमानित भी किया जाता था। नाज़ीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान में नाज़ीवाद का सामाजिक आधार भी पैदा हुआ। अब ये आम जनता और मानवता के खिलाफ, यानी सिर्फ जर्मन ही नहीं, बाकी दुनिया के देशों में आम जनता किस तरीके से इसको देख रही थी, तो हर जगह हिटलर की कोई तारीफ नहीं हो रही थी, सब जगह उसको अपमानित ही किया जा रहा था और उसको बुरी नज़र से ही देखा जा रहा था कि हिटलर जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। और यहाँ तक इसमें तो एक व्यक्ति ऐसा भी था कि यहूदी था, उसको जब मारा गया तो उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं सिर्फ आधे घंटे जीना चाहता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ आधे घंटे की जब मैं जीऊँगा। उसने कहा कि इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस या होलोकॉस्ट भी कहा गया, जो मैंने बताया गैस चैम्बर्स वगैरह में डाल दिया जाता था। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा कि वे युद्ध के बाद, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, युद्ध के बाद और फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ, युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बताकर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा है, यहूदियों के साथ और जिप्सियों के साथ नाज़ी लोग क्या कर रहे हैं। उनमें से बहुतों ने डायरिया लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेजों के संग्रह बनाए, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे साथ इस देश में जर्मनी में क्या क्या हो रहा है। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्त चित्रों, शायरी स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा, आज भी लोग इसको याद करते हैं। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाज़ें जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। तो जिन्होंने खामोशी से देखा उनके लिए भी चेतावनी है, जिन्होंने ये जुल्म ढाए उनके लिए एक शर्मनाक बात है, और जिन्होंने ये झेला उनके लिए हम दुख व्यक्त कर सकते हैं। तो इतना बुरा व्यवहार हिटलर ने किया, लेकिन अंत में क्या हुआ, हमने शुरू में ही पढ़ा था, हिटलर और उसके प्रचार मंत्री अपने परिवारों के साथ उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इतना बुरा उनका व्यवहार लोगों के साथ, और अंत में उनके साथ भी क्या हुआ। बाद में तो जर्मनी एक लोकतंत्र देश बन गया, लेकिन इतना अत्याचार लोगों के साथ हुआ वहाँ पर। और इसमें बहुत से देशों ने लिखा, इसमें चैप्टर में तुम लोग अपने आप पढ़ना, महात्मा गांधी जी ने भी 2 लेटर हिटलर को लिखे थे इसी बारे में, और ये बुक में है, तुम लोग उन लेटर्स को ज़रूर पढ़ना। ठीक है, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए जाएंगे, इसी पीरियड में पोस्ट करना है, अपना ध्यान रखना है, घर पर रहना है।